हेलो, आप सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चंस जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। बेसिकली साइंस का जो सब्जेक्ट है वो रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कुछ एग्जाम रेलवे में ऐसे होते हैं जिनमें साइंस के क्वेश्चन जनरल साइंस के नाम पे अलग से पूछे जाते हैं नाम से, और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें जनरल स्टडीज के पार्ट के रूप में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी रेलवे का एग्जाम देखेंगे तो उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन में साइंस के ही मिलेंगे। ठीक, इसलिए साइंस का जो सब्जेक्ट वो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो और इसलिए इसकी तैयारी थोड़ी आसान भी होती है, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस आपके एग्जाम के लिए हम लोग पीछे जो एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें आपसे क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलेगा तो उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है कूलम, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है जूल। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगा हमारा सॉल्व करने का। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है न्यूटन, तो न्यूटन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है, बल की इकाई है। ठीक, क्योंकि जो न्यूटन जो ऑप्शन है ये किसका मात्रक है, बल का। ठीक, फोर्स का है। आप कहेंगे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, और इसका यूनिट क्या होता है, मास को किस फॉर्म में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो इसका यूनिट है फोर्स का, इसी को क्या बोला जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक, तो इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कूलम। ठीक, तो कूलम क्या है, कूलम बेसिकली किस चीज की यूनिट होती है, चार्ज। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, तो कूलम किस चीज की यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, आवेश का मात्रक है। ठीक, ये आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलम। ठीक, तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। अब आपका आता है थर्ड ऑप्शन। ठीक, थर्ड ऑप्शन क्या है, ओम। ठीक, ओम क्या है, ओम बेसिकली अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई तार है और उसमें से कोई धारा बह रही है, तो इस धारा के मार्ग में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस इसी का जो मात्रक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका ओम। ठीक, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक, फोर्थ ऑप्शन के लिए जो अगर देखेंगे तो ये किसका मात्रक है, कार्य का या ऊर्जा का, इसलिए ये वाला आपका आंसर भी नहीं होगा। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3। तो जूल किस चीज का मात्रक है, वर्क का भी मात्रक होता है जूल, और एनर्जी का भी मात्रक होता है जूल। ठीक, इसके और भी मात्रक होते हैं, अर्ग वगैरह, आप देखेंगे आगे चल करके। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आंसर इसका ओम है। बाकी ऑप्शन भी आपने देख लिया कि न्यूटन क्या है, कूलम क्या है, जूल क्या है। ठीक, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नोड्स ऑफ रेनवायर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स दैट आर फाउंड इन। तो जो रेनवायर के नोड है वो एक रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, वो किस तरह की सेल्स में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो नोड्स ऑफ रेनवायर कहां पे पाया जाता है, क्वेश्चन ये है। आपके ऑप्शन है फिर दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है ग्लैंड सेल्स, तीसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रोब्लास्ट, और चौथा ऑप्शन है माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अब इन 4 तरह के ऑप्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। ठीक, ऑस्टियो मींस बोन, हड्डी। ठीक, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो ये वाला जो रिलेटेड है, ये ऑप्शन ये किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। तो ऑस्टियोब्लास्ट किस चीज से रिलेटेड होती है, ये जो सेल्स होती है ये बोन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए ये वाला और इसमें ऐसा कुछ भी गैप जैसी कोई चीज नहीं होती इसमें, ना ही इसमें माइलिन शीथ भी इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ये सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये हड्डी की जो सेल्स होती है उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, इसलिए आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन के बारे में अगर देखें ग्लैंड सेल्स,
तो ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत ढेर सारी अलग अलग तरह की ग्लैंड्स होती है, जैसे आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिससे आपका इंसुलिन निकलता है, और आपका जो इसके सेबेशियस ग्लैंड होती हैं जिसमें ये सब आपका निकलता है, सीबम निकलता है। तो और टीयर ग्लैंड्स है, बहुत सारी तरह की ग्लैंड्स होती है, अलग अलग तरह की ग्लैंड्स होती हैं। तो ग्लैंड्स बेसिकली अपना जो भी सिक्रेशन है, यहाँ पे हम सेल्स की बात की जा रही है बेसिकली, कि ऐसे कुछ टाइप की सेल्स होती है जिसमें ये चीज पाई जाती है, गैप पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लैंड सेल्स, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्लैंड सेल्स एक बहुत ही जनरलाइज्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि ग्लैंड सेल्स तो कुछ भी हो सकता है, तो सभी ग्लैंड सेल में ऐसा नहीं पाया जाता है, कुछ भी ऐसी ग्लैंड सेल्स नहीं होती जिसमें इस तरह का नोड आपने सुना हो, ठीक। तो ग्लैंड सेल भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे आपने देखा ओस्टियो बोन से रिलेटेड है, उसी तरह से ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये कार्टिलेज के फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, ठीक। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो कार्टिलेज टिश्यू होता है, कार्टिलेज उत्तक होता है, कार्टिलेज अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली समझना चाहें तो कार्टिलेज, जैसे आप ये नाक जब छूते हैं तो ये पतली पतली जो हड्डी होती है, जो लचीली सी होती है, या कान में जब आप देखते हैं तो पतली बारीक सी हड्डी जब आपको दिखाई देती है, वही कार्टिलेज है, ठीक। तो इस तरह का जो टिश्यू बनता है वो इसी कॉन्ड्रोसाइट से, कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनता है, और इससे जो बनता है जो फाइनली उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक। तो इस तरह से ये तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए, तीन ऑप्शन में नहीं है ये क्वेश्चन आंसर, तो इसलिए आपका जो चौथा ऑप्शन है यही सही होगा, ठीक। चौथा ऑप्शन क्या, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। एक्सॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, टाइप की नर्व सेल्स होती है ये। तो नर्व सेल्स क्या होती है, कुछ ऐसे सेल्स, नर्व सेल्स, दो तरह की नर्व सेल्स होती हैं, एक में माइलिन शीथ पाई जाती है और एक में माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। तो माइलिन शीथ बेसिकली इस तरह की होती है, जैसे अगर आप देखना चाहें इसमें, तो माइलिन शीथ है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूरॉन है, ऐसे ऐसे कोई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ये इसके एक्सॉन्स और ये पे इसके डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, और इसके ऊपर छोटे छोटे पैकेट्स ऐसे लगे रहते हैं, ठीक। इन्हीं को माइलिन शीथ बोला जाता है। तो इस माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, माइलिन, अब ये किस तरह का न्यूरॉन है, इसी को क्या, ये माइलिन शीथ है, माइलिन की पट्टी है इसके ऊपर लगी हुई है न्यूरॉन के ऊपर। तो इस तरह का जो न्यूरॉन है उसको क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक। तो ये इसका जो हिस्सा ये एक्सॉन कहलाता है। अब इस दिन दो माइलिन के बीच में जो गैप है, इसी को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक। नोड्स ऑफ क्या बोलते हैं, रेनवायर, ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉफ। तो इस क्वेश्चन के बारे में जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, मशरूम, कुकुरमुत्ता, मैन यानी कि पुरुष, तीसरा ऑप्शन है पिजियन यानी कि कबूतर, और चौथा ऑप्शन है एल्गी यानी कि शैवाल, ठीक। तो इन चार ऑप्शंस के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो बेसिकली हम इससे पहले, अगर इस क्वेश्चन पे डिस्कस ऑप्शन के पे डिस्कस करने के पहले अगर हम ये देखना चाहें तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के मतलब लिविंग बींग्स होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। एक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिनको आप बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, या हिंदी में इनको स्वपोषी कहा जाता है, यानी कि ये लोग अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। और दूसरे तरह के जो जीव होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक। अब ये ऑटोट्रॉफ्स में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब आते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है, जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स कोई भी एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, वो अपने भोजन के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए कहाँ पे निर्भर करता है, जो प्लांट्स के या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स पे निर्भर करता है। तो इसमें देखिए मैन, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है मैन, और जो पिजियन, ठीक, ये बेसिकली किस कैटेगरी में आएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं, फल फूल पेड़ पौधे इस तरह की चीजों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तीसरा जो ऑप्शन है आपका, तो इसलिए जो आपका मैन वाला ऑप्शन और ये जो पिजियन वाला जो ऑप्शन है, ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ है, ठीक। ये विषमपोषी जीव है, ये पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं अपने। और ये जो चौथा ऑप्शन है एल्गी, एल्गी दोनों ही तरह का हो सकता है। कुछ एल्गी जो ग्रीन एल्गी होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो एल्गी हो दोनों तरह का हो सकता है। अब आपका, इसलिए आप यहाँ अब इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि आपका दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक।
इसका मतलब आप तो ये तय है कि मशरूम ही इसका आंसर है। अब मशरूम आंसर है तो मशरूम सेप्रोट्रॉप बोला जाएगा। सेप्रोट्रॉप क्या होता है बेसिकली? तो सेप्रोट्रॉप वो चीज होती है, वो जीव को सेप्रोट्रॉप बोला जाता है जो क्या करता है कि आपने देखा होगा कि जगह जगह बारिश के सीजन में विशेष करके जो पेड़ पौधे पत्तियां सड़ गल रही होती हैं या पुरानी लकड़ी कोई होती है जो काफी दिनों से नम रहती है, तो उसके ऊपर क्या उग जाता है? कुकुरमुत्ते, शैवाल, ये सब चीज अलग अलग तरह के जो फंगस जिनको बोलते हैं वो वहां पे उग जाते हैं। ठीक, तो जब इस तरह का फंगस उगता है तो क्या करता है, क्योंकि वो जो गल रहा होता है उस पर तरह तरह के बैक्टीरिया उसको क्या कर रहे होते हैं, तरह तरह की जो केमिकल रिएक्शंस उसके जो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर रहे होते हैं उसके सराउंडिंग्स में, पेड़ पौधे जो गल रहे होते हैं। तो ये पौधे क्या करते हैं, जो इस तरह के जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका जो रस चूसते हैं तो उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक, तो इस तरह के जो पेड़ पौधों के या इस तरह के जो न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ। ठीक, सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ को हिंदी में मृतोपजीवी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। ठीक, इसका मतलब होता है कि जो डेड चीज की, जो मरी हुई चीजें होती हैं वो जब डीके करती हैं तो उनको चूज करके अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी या सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? मशरूम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, संवेग, मोमेंटम। संवेग को किस राशि के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को क्या होता है बेसिकली? संवेग क्या होता है अगर देखें तो आइए पहले इन चारों ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, तो ये पहले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये द्रव्यमान गुणे जड़त्व का जो गुणनफल होता है उसको संवेग कहा जाता है। तो ऐसी कोई राशि नहीं होती द्रव्यमान और जड़त्व का गुणनफल करने से। तो ये जो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो कह रहा है कि मास एंड फोर्स। बेसिकली मास में अगर ग्रेविटेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मास एंड वेलोसिटी और चौथा ऑप्शन कह रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि चौथा ऑप्शन तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, अभी आपने देखा था कि इसको मास को केजी में लिखते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। तो इसलिए इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। ठीक, तो इसलिए आप चौथा ऑप्शन पर निष्कर्ष निकाल चुके, चौथा ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या है? थर्ड। ठीक, अब थर्ड आंसर के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो संवेग, जैसा कि नाम से लग रहा है, नाम से इसके पता चल रहा है कि संवेग, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, संवेग। ठीक, राइट, संवेग का मतलब होता है क्या? मोमेंटम। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मोमेंटम। तो इसमें मास, दो चीजें इन्वॉल्व होती है, मास इनटू वेलोसिटी, और हिंदी में कहते हैं समवेग। ठीक, समवेग। सम का मतलब होता है संगति, संगति का मतलब मास, वेग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो जिस मास एंड वेलोसिटी का, ये आपको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि मास इनटू जो वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, इसी को मास का मतलब सम, वेलोसिटी का मतलब वेग, तो सम वेग, मास और वेलोसिटी का गुणनफल जो होता है वही संवेग कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास। ठीक, तो मिरर बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन तरह के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर जो आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी एक तरफ से कलई कर दी जाती है और दूसरी तरफ से यहां से आप खड़े होकर देखते हैं। ठीक, दूसरा जो मिरर होता है वो क्या होता है? ऐसे, इसके अंदर से कलई की रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है प्लेन मिरर। ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ये मिरर ऐसे ही है लेकिन इसमें कलई कैसे की गई? इस तरफ से की गई है। ठीक, तो जब ये कलई इस तरफ से की गई है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ये है कॉनकेव मिरर।
अब क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास जिसकी फोकल लेंथ एयर में, हवा में जिसकी जो फोकस दूरी है वो f है। हवा में इसकी फोकस दूरी क्या है, f इन एयर। ठीक, एक आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा वाला मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ क्या है, एयर में f है। अब ये बोल रहे हैं कि इसको एक ऐसे लिक्विड में डुबोया जा रहा है जिसका जो अपवर्तनांक यानी कि म्यू ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3। ठीक, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अभी हवा में इसका अपवर्तनांक कितना है, फोकल लेंथ कितना है, f। हवा का जो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के नियर अबाउट समथिंग होता है। ठीक, तो अब ये दूसरा जो आपका जो दिया गया कि एक लिक्विड है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है, अपवर्तनांक कितना है, 4/3। अब ये पूछ रहे हैं जो इस मिरर को अब जब आप इस लिक्विड में डुबोएंगे तो अब इस लेंस की जो अभी अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस मिरर की जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है वो f1 है, तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि f2 क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो भी है, अगर आप बहुत थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, बस केवल आपको एक कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। ठीक, कंफ्यूज कैसे किया जा रहा है देखते हैं। क्योंकि आपको क्या दिया गया, मिरर है, मिरर। ठीक, मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्शन। मिरर क्या करता है, मिरर जो होता है वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन, वो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। जबकि जो लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्रैक्शन। ठीक, अब ये जो आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड नहीं है, रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि ये क्या, अपवर्तनांक, अपवर्तन के लिए अप्लाई होता है, ना कि रिफ्लेक्शन या परावर्तन के लिए। ये क्या होता है, परावर्तन। दर्पण क्या करता है, परावर्तन करता है, और ये क्या करता है, अपवर्तन करता है। ठीक, तो अब ये क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर है, तो मिरर में क्या होगा, परावर्तन होगा, और इसका इस अपवर्तनांक से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से जो दर्पण है उसको चाहे किसी भी तरह के लिक्विड में डुबोइए, उसका अपवर्तनांक कुछ भी हो, इस दर्पण की फोकस दूरी नहीं बदलेगी, वही की वही रहेगी। ठीक, तो यह ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन लेंस से रिलेटेड होता, कॉन्वेक्स लेंस लिखा होता या कॉन्केव लेंस लिखा होता, तब इसका अपने डेंस मीडियम में जाता तो फोकस लेंथ इसकी घट या बढ़ जाती जैसा भी होता, और अगर इससे अपने कम अपवर्तनांक वाले में जाता तो ये डाइवर्ज करने लगता, और डेंस वाले मीडियम में जाता यानी कि जैसे 4/3 ज्यादा वाला है तो क्या करता, कन्वर्ज यानी फोकल लेंथ कम हो जाती है उसकी। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये 1 वाला इसका आंसर होगा। ठीक, बाकी यहाँ पे जितने 2, 3, 4 जो भी दिए गए ये क्या है, ये गलत है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक, और इस जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसका जो वीडियो आपके लिए आप वहां पे हमारे साइट पे अवेलेबल होगा, इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको, इसका लिंक आपके इस वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा, जो उस लिंक पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।